अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जंग का एक और नया महाज शुरू हो चुका है और वो नया महाज है मुल्क शाम। मुल्क शाम की इस्लामी तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान करीम में, अहादीस की किताबों में और दीगर तारीख़ में जगह जगह मुल्क शाम का तस्करा मिलता है। लेकिन ये मुल्क शाम पिछले कई सालों से खाना जंगी का शिकार है। पिछले 5 सालों से किसी तरह वहाँ अमन और सुकून आया था, लेकिन एक मरतबा फिर इस मुल्क में जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग में कौन हक पर है, कौन सही है, कौन सही नहीं है, ये अलग तज्जिया है। इसका फैसला हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि मुल्क शाम में जो ताज़ा तरीन लड़ाई है उस लड़ाई की वजह क्या है और ये लड़ाई कहाँ तक फैल चुकी है, कौन दो ग्रुपों के बीच लड़ाई हो रही है। और ये जो लड़ाई है इस वक्त हल्ब से आगे निकल चुकी है। 2011 में जब अरब के दूसरे मुल्कों में जमहूरियत के लिए आवाज़ उठी थी, लोगों ने सड़कों पर उतरकर अमरीत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, तो मुल्क शाम में भी बशारुल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और बशारुल असद की हुकूमत को ख़त्म करके अवामी हुकूमत कायम करने की कोशिश की, दोबारा से चुनाव करने की मांग की। लेकिन बशारुल असद की हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया और अवाम के एहतजाज को कुचलना शुरू किया, अवाम पर हमला करना शुरू किया। 2015 और 16 में जो प्रोटेस्ट है बहुत बड़ा हो गया था, लोग लगातार घरों से निकलकर एहतजाज कर रहे थे। उसी दौरान अल-कायदा, ISI और इस तरह की दूसरी तंजीमों ने भी शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और असद हुकूमत ने रूस की मदद ली, ईरान की मदद ली और तमाम बागी कुव्वतों को कुचलना शुरू कर दिया, उन पर हमला किया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों की 2016 में शाम में हलाकत हुई थी और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुल्क शाम छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। 30 लाख से ज़्यादा को तुर्किया में जाकर पनाह लेनी पड़ी। तुर्किया ने उनको रेफ्यूजी के तौर पर अपने यहाँ कबूल किया। जर्मनी में जाकर इन लोगों ने पनाह ली, दूसरे मुल्कों में इन लोगों ने हिजरत की। बहुत सारे लोग तो हिजरत के दौरान मारे गए। एक बच्चे की तस्वीर भी समंदर किनारे से वायरल हुई थी। एक मासूम बच्चा समंदर किनारे था और उस तस्वीर ने पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया था। बहरहाल पिछले 5 सालों से मुल्क शाम में किसी तरह अमन और सुकून था और बशारुल असद की हुकूमत ने एक तरह से पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लिया था। जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, उन आवाज़ों को बशारुल असद की हुकूमत ने दबाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके बावजूद जो इदलिब का इलाका है, और इदलिब आप देख सकते हैं ये एरिया है जो तुर्की की सरहद से मिला हुआ है, इस एरिया पर वहाँ के बागियों ने, मुख्तलिफ ग्रुप ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन अलेप्पो में, जिसको अरबी और उर्दू में हलब कहा जाता है, वहाँ बशारुल असद का ही कंट्रोल था और बागियों को यहाँ से निकाल दिया था। उसी दौरान यानी साल 2015 और 16 में हयात तहरीर अश-शाम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन कायम होती है जिसको HTS कहा जाता है। दरअसल अल-कायदा की शाम की जो शाख थी या दाइश की जो शाम की शाख थी, इनसे अलग होकर वहाँ शाम के लोगों ने अपने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसका नाम रखा हयात तहरीर अश-शाम, जिसको अंग्रेज़ी में शॉर्टकट में HTS कहा जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एजेंडा और हदफ तय किया कि हमें खिलाफत कायम नहीं करनी है, हमें पूरी दुनिया में जंग नहीं लड़ना है, बल्कि हमें मुल्क शाम में अपनी हुकूमत कायम करनी है, इस्लाम के निज़ाम को यहाँ नाफिज करना है और बशारुल असद की जो हुकूमत है उससे हमें आज़ादी हासिल करनी है, इस हुकूमत को ख़त्म करना है। ये मनसूबा बनाया हयात तहरीर अश-शाम ने और इसी मंसूबे के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ने जंग की शुरुआत की। लेकिन इस पर हमला हुआ और हलब का पूरा कंट्रोल शाम की आर्मी ने हासिल कर लिया। इदलिब में शाम की आर्मी अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर सकी और ऐसा लगा कि मामला अब ठीक ठाक हो गया है, किसी तरह की वहाँ खाना जंगी नहीं है, लड़ाई नहीं है। और जब भी शाम में लड़ाई होती थी, बागियों की तरफ से हुकूमत की आर्मी पर हमला होता था, तो लबनान से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो शाम में आते थे और बशारुल असद की जो आर्मी है उसके लोग मदद करते थे। इसी तरह ईरान अपनी मदद भेजता था और ईरान पूरी तरह शाम के जो बशारुल असद की हुकूमत है उसके साथ खड़ा नज़र आता था। रूस ने भी मिडिल ईस्ट में अपनी जगह बनाई और शाम में रूस ने अपना एयरबेस बनाया, बशारुल असद की हुकूमत का साथ दिया हुकूमत को बचाने के लिए। और पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का हर जगह दबदबा है, कंट्रोल है। शाम एक ऐसा मुल्क है जहां रूस का ज़्यादा दबदबा है, अमेरिका का शाम में दबदबा नहीं था। और रूस ने शाम में जो अपनी इमेज बनाई, अपनी पकड़ बनाई, वो बशारुल असद की हुकूमत की मदद से। अब अचानक 27 नवंबर को ऐसा हुआ कि तहरीर अश-शाम ने इदलिब से निकलकर हलब पर हमला कर दिया और हलब में जो
बशार अल असद की हुकूमत की जो आर्मी थी उस आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स थे, जो फौजी अड्डे थे, जो सरकारी दफातर थे, उन सब पर आसानी के साथ तहरीर अशाम यानी एसटीएस ने अपना कब्जा जमा लिया, आज़ादी का ऐलान कर दिया। और अब ख़बर यह है कि हयात तहरीर अशाम यानी एसटीएस की आर्मी ने, या जिसको अपोजिशन आर्मी शाम में कहा जाता है, इंटरनेशनल मीडिया में इसको अपोजिशन आर्मी का नाम दिया जा रहा है, तो इन लोगों ने अब होमा सूबा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, दूसरे इलाकों का रुख हासिल कर लिया है। इदलिब और एलेप्पो पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करने का या कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर दिया है। एलेप्पो की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें एक तारीख़ी किला पर झंडा लहराया गया है और 2 झंडा लहराया गया है। आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक झंडा शाम की अपोजिशन आर्मी का है और दूसरा झंडा फ़लस्तीन का है। तो जो अपोजिशन आर्मी है उसने वाज़ेह किया है कि वो फ़लस्तीन के साथ है। अब अचानक ऐसा कैसे हुआ ये समझना ज़रा मुश्किल है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 3500 से 4000 किलोमीटर का कंट्रोल एलेप्पो, इदलिब और होमा के एरिया में अपोजिशन आर्मी ने हासिल कर लिया है। आप इस नक्शा को देखिए, ये मुल्क शाम का पूरा नक्शा है और मुल्क शाम में ये एलेप्पो है, हलब है, ये इदलिब का एरिया है, ये ऐन-दारा का एरिया है, ये एजाज का एरिया है, ये अलबाब का एरिया है, ये अल-सफारश का एरिया है, दयाल हाफिर का एरिया है। तो तकरीबन इस पूरे इलाके का कंट्रोल अपोजिशन आर्मी ने हासिल कर लिया है, तहरीर अशाम ने हासिल कर लिया है। मुल्क शाम के जो बड़े सूबे हैं, जो बड़े शहर हैं, उसमें जो सबसे बड़ा सूबा और शहर है मुल्क शाम का वो दिमश्क है, जो शाम की राजधानी भी है, तारीख़ी शहर है। दूसरा बड़ा शहर और सूबा जो शाम का है वो हल्ब है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम्स का नाम आता है, फिर इदलिब का नाम आता है और हल्ब पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, इदलिब पर इन लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और हम्स की जानिब तेज़ी से लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ दिमश्क एक इलाका बाकी रह गया है जिस पर इनका कंट्रोल नहीं है, बकिया इलाकों पर इन लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। आप इस नक्शे में भी समझ सकते हैं कि मुल्क शाम के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों और सूबों के नाम है। तो ये एलेप्पो है और एलेप्पो के तकरीबन तमाम एरिया पर इन लोगों ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और ये अब एलेप्पो से निकलकर होम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम्स भी कहा जाता है, होम्स भी कहा जाता है। इधर इदलिब पर पहले से इनका कंट्रोल हासिल था और अब ये दिमश्क सिर्फ बच गया है जहां बशार अल असद का कंट्रोल है या हुकूमत की आर्मी है। तो ये एरिया बचा हुआ है। अब पहले क्या होता था कि जब भी बागियों की तरफ से या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शाम की हुकूमत पर हमला होता था, बशार अल असद की हुकूमत को ख़तरा होता था, तो लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके यहाँ दाखिल होते थे और ये लोग बशार अल असद की हुकूमत का साथ देते थे। फिर ईरान अपना जहाज़ भेजता था, रूस से मदद आती थी और बशार अल असद की हुकूमत बागियों पर हमला करने में और अपने इक़्तिदार को बचाने में कामयाब हो जाती थी। लेकिन इस मरतबा 27 नवंबर को अचानक अपोजिशन आर्मी ने बशार अल असद की आर्मी पर हमला कर दिया, पीछे ढकेल दिया और तेज़ी के साथ ये आर्मी बढ़ने लगी और बशार अल असद की जो आर्मी है उसने मजबूती के साथ मुज़ाहमत नहीं की, उसने जंग लड़ने के बजाय, मुकाबला करने के बजाय पीछे हटती गई और अचानक इन लोगों का कंट्रोल वहाँ हासिल हो गया। आपको याद होगा साल 2013 में इराक़ से अचानक खबर आती है कि दाइश नाम की एक तंजीम आई है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, अपनी आर्मी बनाया है जिसको दौलत इस्लामिया फिल इराक़ व शाम कहा गया, ISIS उसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इराक़ की आर्मी पर हमला कर दिया जिसका एजेंडा था इस्लामी हुकूमत कायम करना, इस्लामी खिलाफत दुनिया भर में कायम करना। और इस ग्रुप के या इस ग्रुप के लड़ाकों के सामने इराक़ की जो आर्मी है बेबस साबित हुई और वो आर्मी पीछे हटती गई और ये लोग लगातार आगे बढ़ते गए और इन्होंने इराक़ के अच्छे खासे इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर अमेरिका ने 40 ममालिक की फ़ौज को तश्कील दिया और दाइश पर हमलों का आगाज़ कर दिया। कुछ ऐसा ही शाम के हलब में देखने को मिला जहाँ अपोजिशन आर्मी ने शामी आर्मी पर हमलों का आगाज़ कर दिया और जो आर्मी है पीछे हटती गई। और अब रूस की तरफ से फ़िज़ाई हमला हो रहा है, जहां कहीं भी अपोजिशन की तरफ से हमला होता है या बगावत की तहरीक शुरू हो जाती है तो जो मुल्क है, जो हुकूमत होती है, उनके पास एयर स्ट्राइक करने का ऑप्शन होता है, उनके पास फ़िज़ाइया की ताकत होती है। और
आज़ादी की जंग लड़ने वालों के पास या जो लोग बागी होते हैं उनके पास फ़िज़ाई ताकत और क़ुव्वत नहीं होती है और यहीं पर वो कमज़ोर साबित होते हैं। चुनांचे हलब और इदलिब में भी ऐसा ही हो रहा है। कब बशारुल असद की हुकूमत की जानिब से, रूस की जानिब से उन पर एयर स्ट्राइक किया जा रहा है और एयर स्ट्राइक का जवाब देने की सलाहियत अपोजिशन आर्मी के पास हलब में नहीं है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी आई है अल जज़ीरा की कि अपोजिशन आर्मी ने ड्रोन के ज़रिए अब बशारुल असद की आर्मी के एक सीनियर कमांडर को हलाक कर दिया है और भी कई लोगों पर ड्रोन के ज़रिए अपोजिशन आर्मी ने हमला किया है। तो ये पूरी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब अचानक अपोजिशन आर्मी ने कैसे बशारुल असद की आर्मी पर हमला कर दिया, इनको इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, इसकी अलग अलग वजह बताई जा रही है। मुझे जो वजह अचानक समझ में आ रही है वो यही कि ये लोग पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह और रूस के सपोर्ट की वजह से STS को कामयाबी नहीं मिल रही थी और इनकी हर कोशिश को दबाया जाता था। लेकिन इस मर्तबा इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस ग्रुप ने देखा कि रूस यूक्रेन के साथ जंग में मसरूफ़ है और रूस की जो तमाम तर जंगी और अस्करी कोशिशें हैं, सलाहियतें हैं, वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ लगी हुई है और रूस इस वक्त शाम पर ज़्यादा तवज्जो देने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह इस ग्रुप ने यह महसूस किया और देख लिया कि हिजबुल्लाह की जो जंगी सलाहियत है, उसकी जो अस्करी ताकत है, उसमें से अच्छे खासे को इसराइल ने नुकसान पहुँचाया है। हिजबुल्लाह के बड़े और टॉप कमांडर्स शहीद हो चुके हैं। तो एक अच्छा मौका है बशारुल असद की आर्मी पर हमला करने का, उसको पीछे हटाने का और हलब का कंट्रोल हासिल करने का। और ऐसे मौका पर न तो हिजबुल्लाह की मदद मिल पाएगी न रूस की मदद मिल पाएगी। ईरान हमेशा मदद करता था बशारुल असद की, लेकिन इस वक्त ईरान खुद इज़राइल के साथ जंग में मसरूफ़ है, वो अपने दिफा की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है बशारुल असद की आर्मी पर हुकूमत करने का। बाहर से उसको कोई मदद नहीं मिल पाएगी, कोई कमक बशारुल असद की हुकूमत के लिए नहीं आ पाएगी और इस तरह हलब का कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। और शायद यही सोच कर अपोजिशन आर्मी ने, तहरीर अश-शाम ने बशारुल असद से हलब का, इदलिब का, दूसरे इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। 4000 किलोमीटर पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहाँ आज़ादी का ऐलान कर दिया है, अपनी आज़ाद हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है। और बशारुल असद की जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ने लगी है। बशारुल असद साल 2000 से ही यहाँ इक़्तिदार पर, हुकूमत पर काबिज़ हैं और वो हुकूमत से हटने को तैयार नहीं है। साल 2015 में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि पूरे शाम में पुरअमन माहौल में एक चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए और इसके ज़रिए आवाम को शाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का मौका मिलेगा। उस करारदाद की जो हेडलाइन है वो यही है कि शाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला शाम की आवाम को ही करने का हक़ हासिल है। और उस फ़ैसले में वाज़ेह लफ्ज़ों में बात शामिल है कि मुल्क शाम में एक रेफरेंडम होना चाहिए कि जो शाम के अवाम हैं वो किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसको अपना लीडर चुनना चाहती है, किस तरह शाम का आइन होना चाहिए। तो जब तक मुल्क शाम में रेफरेंडम नहीं होगा, मुल्क शाम की आवाम को अपना आइन और अपना लीडर हुक्मरान चुनने का मौका नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक शाम में अमन बहाल नहीं हो सकता है। 2015 का यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का ये रेजोल्यूशन पास है, लेकिन बशारुल असद की हुकूमत ने इस रेजोल्यूशन पर अमल नहीं किया, इसको नाफिज नहीं किया। और अगर इस रेजोल्यूशन पर अमल किया जाता तो बशारुल असद की हुकूमत शाम में ख़त्म हो जाती, क्योंकि जो शामी अवाम है वो बशारुल असद के साथ नहीं है। शाम में शिया और सुन्नी की आबादी के दरमियान बड़ा फ़र्क पाया जाता है। मुल्क शाम में सुन्नियों की आबादी 75% है और शिया आबादी जो है सिर्फ 13% है, बकिया क्रिश्चियन आबादी है। कुछ दूसरी कम्युनिटी भी शाम में पाई जाती है। और 1961 से बास पार्टी की हुकूमत है मुल्क शाम पर और इस बास पार्टी को वजूद में लाने वाले बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद है। उन्होंने जंग लड़कर अपनी हुकूमत बनाई, जो मेजॉरिटी आवाम थी उनको इक़्तिदार से दूर किया और 34 साल तक हाफिजुल असद ने मुल्क शाम पर हुकूमत की। उनके बाद किसी और को 1 साल के लिए सदर रहने का मौका मिला। फिर बशारुल असद ने सदर बनने का फ़ैसला किया और बशारुल असद पिछले 24 सालों से शाम पर काबिज़ हैं और पिछले 24 सालों में बशारुल असद ने लगातार कोशिश की है कि अपने वालिद से उनको विरासत में जो हुकूमत मिली, जो तख्तो ताज मिला, वो बरकरार रहे, वो तकसीम ना हो। और इसको तकसीम से बचाने के लिए, इसका मुकम्मल कंट्रोल अपने पास रखने के लिए बशारुल असद की हुकूमत ने लगातार अवाम पर जुल्म किया, अत्याचार किया, 1 करोड़ लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। सिर्फ
مارچ 2016 کی جنگ میں 5 لاکھ سے زیادہ بے گناہوں کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ اب بشار الاسد اپنے والد سے ملی ہوئی حکومت کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور ملک شام اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ملک شام کا اب ایک ایریا ہے الیپو، ادلب اور حما کا، جس پر اپوزیشن آرمی کی حکومت ہے تحریر الشام کی، اور دوسرا ایریا دمشق اور یہ ہے جس پر بشار الاسد کا اس وقت کنٹرول ہے۔ تو ملک شام اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اب آگے جو امکانات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر روس پوری طرح سے مدد کرتا ہے، ایران اگر پوری طرح مدد کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے بشار الاسد ان علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیں اور اپنی حکومت میں اس کو شامل کر لے، لیکن امریکہ بشار الاسد کو اب اس کی اجازت نہیں دے گا۔ یورپ کے 3-4 ملکوں نے اس کی مذمت کی ہے جو روس کا حملہ ہو رہا ہے، جو ایئر اسٹرائک ہو رہا ہے، جس میں برطانیہ شامل ہے، فرانس، جرمنی اور ایک اور ملک شامل ہے۔ تو ان ملکوں نے اس کی صاف لفظوں میں مذمت کی ہے۔ اگر یہ ملک بھی انصاف سے کام لیتے ہیں تو پھر دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ شام اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک ایریا پر ایس ٹی ایس کی حکومت ہوگی اور دوسرے ایریا پر باس پارٹی یعنی بشار الاسد کی حکومت ہوگی۔ جو تحریر الشام ہے، جس کو ایس ٹی ایس کہا جاتا ہے، اس کا ایجنڈا ہے، اس کا ہدف ہے ملک شام میں اسلامی حکومت قائم کرنا، قرآن کے نظام کو نافذ کرنا، اور بشار الاسد اس کے خلاف رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بشار الاسد کی طرف سے، ایران کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ حیات تحریر الشام کو جو کامیابی ملی ہے حلب میں اور ادلب میں، اس کامیابی کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اسرائیل نے بشار الاسد کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، فلسطین کی لڑائی کو کمزور کرنے کے لیے، ایران کو ایک جھٹکا دینے کے لیے حیات تحریر الشام کی حمایت کی ہے، اور ان کی حمایت سے یہ لوگ یہاں تک آگے بڑھے ہیں۔ سچائی کیا ہے اگلے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن جو ایک جینوین تجزیہ لگتا ہے وہ یہی کہ حیات تحریر الشام پہلے سے یہ جنگ لڑ رہی تھی، بیچ میں لوگ خاموش تھے، اور اب ان لوگوں کو ایک موقع ملا کہ روس کی توجہ ادھر نہیں ہو سکتی ہے، حزب اللہ کی عسکری طاقت ختم ہو چکی ہے، حزب اللہ یہاں مضبوطی کے ساتھ اب نہیں آ سکتی ہے، تو ایک اچھا موقع ہے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف جنگ کرنے کا اور اپنا علاقہ واپس لینے کا، اور اسی لیے ان لوگوں نے پیش قدمی کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔